हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्य ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, रीट एसएसटी के इस लेक्चर में हम बात करेंगे पृथ्वी की सतह पर जो परिवर्तनकारी शक्तियां हैं उनके विषय में। दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो आपकी रीट एसएसटी की यूनिट नंबर 6 में दिया हुआ है। दोस्तों, ये देखिएगा, पृथ्वी की सतह पर जो आंतरिक और बाह्य शक्तियां हैं उनको हमें पढ़ना है। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आपने पिछली ये यूनिट्स हैं इनका सिलेबस पूरा नहीं किया है तो इनकी सारी वीडियोस प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है। दोस्तों, प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो आई बटन पर दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप पिछले सिलेबस को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन लेकर के आती है। दोस्तों, यहाँ सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हम किसके विषय में बात कर रहे हैं, किन शक्तियों के विषय में बात कर रहे हैं। यानी पृथ्वी की सतह पर जो भू आकृतियां हैं, जो भौतिक आकृतियां हैं, वो सदैव एक जैसी नहीं रहती। दोस्तों, पहले पर्वतों का निर्माण हुआ, फिर पठारों का निर्माण हुआ, पर्वत पठार ये जो चीज़ें बनी, फिर उनमें भी काट छांट की प्रक्रिया चलती रहती है, नदियाँ बनती रहती हैं, नदियाँ अपना रास्ता भी बदलती रहती हैं, मिट्टी का निर्माण होता है। ये जो सारी की सारी घटनाएं हैं ये होती हैं। इन घटनाओं को लाने के लिए, इन घटनाओं को घटित होने के लिए जो जिम्मेदार शक्तियां हैं उनकी बात अपने करने वाले हैं। यानी ऐसी परिवर्तनकारी शक्तियां जो पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन लेकर के आती हैं। दोस्तों, तो देखिएगा, परिवर्तन होता है बल के द्वारा। तो यहाँ हम बात करेंगे दो बल के विषय में जो पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन लेकर के आते हैं। इसमें एक तो आता है अंतर्जात बल और दूसरा आता है बहिर्जात बल। दोस्तों, कौन सा बल? अंतर्जात या आंतरिक बल, दूसरा बाह्य या बहिर्जात बल। दोस्तों, आंतरिक बल या अंतर्जात बल कौन सा होगा? जो पृथ्वी के अंदर से लगता है। दोस्तों, जैसे ये हमारी पृथ्वी रहेगी और पृथ्वी की ये जो ऊपरी सतह है, इस सतह के ऊपर जो भी पर्वत पठार या कुछ भी जो आकृतियां बनी हुई हैं, उन आकृतियों में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन किस प्रकार से होता है? या तो ये देखिएगा बाहर से आने वाली शक्तियों से होगा या ये अंदर से आने वाली शक्तियों से होगा। तो अंदर से जो शक्तियां आती हैं, जो अंदर से परिवर्तन लेकर के आती हैं जो शक्तियां, उन्हें हम अंतर्जात बल के नाम से जानते हैं। और जो बाह्य शक्तियां हैं, जो बाह्य बल लगता है, उसे हम बहिर्जात या बाह्य बल के नाम से जानते हैं। बाह्य बल क्या करेगा? देखिएगा, बाह्य तौर पर जब देखिएगा धूप आती है, ताप बढ़ता है, बरसात आती है, हवा चलती है, तो इन क्रियाओं के द्वारा जो चट्टानें हैं वो टूटती हैं, उनके आकार में परिवर्तन होता है और वो साथ ही साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है स्थानांतरित भी होती हैं। तो ऐसी घटनाएं घटित होती हैं बाह्य या बहिर्जात बल के कारण। और आंतरिक बल के कारण देखिएगा दोस्तों, महाद्वीपों का जो रूप है वो बना, जो पर्वत बनते हैं, जो पठार बनते हैं, जो क्योंकि अंदर से देखिएगा जो लावा बाहर निकलता है यहाँ से आंतरिक बल के कारण, तो वो लावा जमने से विभिन्न प्रकार के पर्वत भी बनते हैं, पठार भी बनते हैं और कई प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है। दोस्तों, तो आंतरिक बल यानी जो पृथ्वी के अंदर से आता है, और बाह्य या बहिर्जात बल ये जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह पर जो भू आकृतियां हैं उनके ऊपर बाहर से लगने वाला जो बल है उसे हम बहिर्जात बल के नाम से जानते हैं। बहिर्जात जो बल है वो दो रूपों में देखा जाता है, अपक्षय और अपर्दन के रूप में। दोस्तों, आगे इनके विस्तार से अपनी बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम अंतर्जात या आंतरिक बल को जान लेते हैं कि ये किस प्रकार से आता है। दोस्तों, तो देखिएगा दोस्तों, भूपटल पर परिवर्तन लाने वाले दो बल यथा अंतर्जात बल और बहिर्जात बल होते हैं। यानी भूपटल पर जो परिवर्तन होते हैं वो अंतर्जात और बहिर्जात बलों के कारण होते हैं। जहां पर अंतर्जात बल जो है वो भूतल पर क्या करता है? विषमताओं को लेकर के आता है। जो अंतर्जात बल जो है वो क्या करेगा? जैसे ये हमारी भूमि का स्थल है, ये हमारा बाहर का भूपटल है, तो इसके ऊपर विषमताएं, अभी देखिएगा ये प्लेन है, लेकिन अंदर से कोई फोर्स आती है और वो इस प्लेट को तोड़ देती है और यहाँ से लावा जम गया, तो ये क्या करता है? भूतल पर विषमताओं को उत्पन्न करता है। वहीं जो बहिर्जात बल है वो क्या करेगा? उन विषमताओं को दूर करने वाला समतल स्थापक बल माना जाता है। जैसे ये पहाड़ है कोई, यहाँ पर देख लीजिएगा गर्त है, इस तरह का है, तो देखिएगा जो हवा है और जो ताप है या जल जो है बरसात के द्वारा, इन चट्टानों का क्या होता है? धीरे धीरे क्षय होने लगता है और ये क्षय के द्वारा स्थानांतरित होकर के इस गड्ढे में भरनी शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से ये एक समानता लाने वाला बल होता है, एक समतलीकरण की प्रक्रिया लेकर के आने वाला बल होता है। दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, इसे अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। अंतर्जात जो बल है वो निर्माणकारी होता है, भूमि के ऊपर जो है वो कुछ निर्माण करता है, पर्वत पठार आदि चीजों का निर्माण करता है। और वहीं पर जो बहिर्जात
जो बल है वो क्या करेगा, उनको समतलीकरण का प्रयास करता है दोस्तों, उनको समतल करने का प्रयास करता है दोस्तों। तो दोस्तों हम अंतर्जात बल को अच्छी तरह से यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिएगा अंतर्जात जो बल है वो इतना आवश्यक है ज्योग्राफी के लिए, क्योंकि जो प्लेट टेक्टोनिक्स है वो आप इसी के द्वारा सीखते हैं। इसके अलावा पर्वत का निर्माण, भूकंप है, ज्वालामुखी है, ये सारी जो चीजें हैं डिपेंड करती है इसी बल के ऊपर। तो हमें अगर ये अच्छे से समझ में आ गया तो बाकी सारी चीजें हमारे लिए क्या हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों हम बात कर रहे हैं पृथ्वी के अंतर्जात बल की। तो उससे पहले यहाँ देखिएगा ये जो हमारा रह गया स्थल मंडल रह गया, स्थल मंडल या फिर हम इसे कहेंगे पृथ्वी की सतह। तो इस सतह से नीचे हम जाते हैं। इस सतह से जब हम नीचे गए तो 100 किलोमीटर से लेकर के 200 किलोमीटर के नीचे जो मंडल पाया जाता है, ये जो मंडल है इस मंडल को हम कहते हैं प्लास्टिक दुर्बल मंडल। 100 किलोमीटर से लगभग है दोस्तों, ये 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के नीचे जो मंडल पाया जाता है वो प्लास्टिक दुर्बल मंडल के नाम से जाना जाता है। और ये जो है भूगर्भिक घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं और भूपटल पर होने वाली विभिन्न जो निर्माणकारी क्रियाएं हैं, जिसके अंदर देखिएगा पर्वतों का निर्माण है, ज्वालामुखी आना है, लावे का बाहर निकलना, इन सभी चीजों के लिए ये जिम्मेदार होता है दोस्तों। ये जो प्लास्टिक दुर्बल मंडल है ये अर्ध तरल अवस्था में है। किस अवस्था में है? सेमी लिक्विड है, अर्ध तरल अवस्था में है। अब ये भी हम जान लेते हैं कि ये सेमी लिक्विड क्यों है, अर्ध तरल अवस्था में क्यों है। देखिएगा दोस्तों जैसे जैसे हम पृथ्वी स्थल से नीचे जाते हैं तो तापमान में वृद्धि होती है। जिस प्रकार से हमने ये जाना जाता था कि पृथ्वी के स्थल से जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान में क्या होती है, कमी होती चली जाती है। पहाड़ों पर जाते हैं तो तापमान कम हो जाता है। वैसे ही पृथ्वी स्थल से हम जैसे जैसे सतह से हम नीचे जाएंगे तो तापमान में वृद्धि होती चली जाती है, ताप बढ़ता जाता है दोस्तों। लगभग देखिएगा 32 मीटर के ऊपर जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है वो नीचे जाने पर बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे ये जो टेम्परेचर है ये क्या होता जाएगा, प्लस होता चला जाता है, तापमान बढ़ता रहता है और इसी कारण नीचे आकर के चट्टानें पिघलनी शुरू हो जाती है और ये जो मंडल है वो अर्ध तरल अवस्था में होता है दोस्तों। उसके नीचे क्या है, उसके बाद में क्या होता है, तो ये तो हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना में देखना पड़ेगा, उतना हमें यहाँ पर नहीं देखना है अभी दोस्तों। हम सिर्फ इसी की बात कर रहे हैं कि अंतर्जात बल क्या होता है और किस प्रकार से वो भूपटल के ऊपर जो है वो परिवर्तन लेकर के आता है दोस्तों। देखिएगा दोस्तों जैसे जैसे हम इसमें नीचे गए तो तापमान बढ़ने के कारण यहाँ पर जो है सेमी लिक्विड स्थिति पाई जाती है और इसमें कुछ और कारण भी होते हैं। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो पृथ्वी का दाब भी तो बढ़ता है ना। हम ये कहें ताप तो बढ़ा, लेकिन ताप क्यों बढ़ा, तो जैसे जैसे दबाव बढ़ेगा, पृथ्वी स्थल का दबाव बढ़ता जाता है, उसी प्रकार से नीचे जाने पर ताप भी बढ़ेगा, क्योंकि दाब बढ़ने पर ताप भी बढ़ जाता है दोस्तों यहाँ पर। और इसी के साथ साथ हम देखें कि भूगर्भ के अंदर कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ भी हैं जो टूटते हैं तो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो उन रेडियो एक्टिविटीज के कारण भी जो है यहाँ पर ऊर्जा तरंगें निकलती हैं और यहाँ पर जो है काफी टेम्परेचर पाया जाता है। और कुछ स्थानों पर देखिएगा बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, जिन्हें हम हॉटस्पॉट कह सकते हैं। उसे हम क्या कह सकते हैं, हॉटस्पॉट। ये अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकते हैं दोस्तों, 2-3 साथ भी हो सकते हैं, दूर दूर भी हो सकते हैं, काफी दूर भी हो सकते हैं। ये हमने एक मॉडल लिया है यहाँ पर सिर्फ। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये जो एक हॉटस्पॉट है, यहाँ से जो है ऊर्जा की तरंगें निकलेगी ऊपर सतह की तरफ, और सतह की तरफ जब देखिएगा निकलेगी तो यहाँ से ये इसको तोड़ करके बाहर आती हैं और ये जो मैग्मा या लावा है वो कहाँ पर आता है, वो बाहर आता है दोस्तों। तो देखिएगा ये इधर जा रही है और ये क्या होगी, ऊर्जा तरंगें इधर जाती हैं। तो इस गति को हम अपसारी गति के नाम से जानते हैं। ये फिर ऊर्जा की तरंगें रुकती नहीं है, आगे से आगे चलती रहती, वो इस प्रकार से एक चक्रीय रूप में चलती हैं दोस्तों। फिर नीचे आएंगी और फिर ये इस तरह से चलती रहती हैं और इसी प्रकार से ये दूसरे हॉटस्पॉट से जो ऊर्जा की तरंगें आई वो इस तरफ आई और फिर वो देखिएगा नीचे चली गई और फिर इस तरह से ये जो चक्र है इनका चलता रहता है। इन्हें ही हम संवहनीय ऊर्जा तरंगों के नाम से जानते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, संवहनीय ऊर्जा तरंगों के नाम से जानते हैं। देखिएगा जहां पर ये चीजें भूपटल क्या हो रहा है, दूर हो रहा है, वो अपसारी गति है। ये देखिएगा यहाँ पर दोनों प्लेटें क्या हो रही हैं, दोनों स्थल क्या हो रहे हैं, टकरा रहे हैं। तो ऐसी गति को हम क्या कहते हैं, अभिसारी गति के नाम से जानते हैं। ऐसी गति को हम अभिसारी गति कहते हैं दोस्तों। देखिएगा यहाँ पर जो है एक दूसरे से टकराएंगे तो फिर पर्वतों का निर्माण होता है, उनमें वलन होता है, कई जगह भ्रंशन भी होगा दोस्तों। भ्रंशन होगा, वलन होगा, ज्वालामुखी निकलेंगे, पठार बनेंगे। ये जो बहुत सारी निर्माणकारी जो
जो क्रियाएं हैं वो इसी आंतरिक बल या अंतर्जात बल के कारण होती हैं दोस्तों। ये अंतर्जात जो बल है ये उत्पन्न इन्हीं संवहनीय ऊर्जा तरंगों के कारण होता है जो यहाँ पर अत्यधिक तापमान के कारण उत्पन्न हो रही है। ये जो हॉटस्पॉट है, एक बार फिर से देख लीजिएगा, ये देखिएगा जैसे यहाँ हॉटस्पॉट है तो इसकी ऊर्जा की तरंगें ऊपर चली तो पृथ्वी पर ऊपर ये देखिएगा यहाँ से अगर उसकी फोर्स बहुत ज़्यादा होगी तो ये क्या करेगी, इस भूपटल को यहाँ से तोड़ देगी और तोड़ने के बाद में ये जो लावा है वो बाहर आ जाता है दोस्तों और कुछ जो भू आकृतियाँ हैं उनका निर्माण किया करता है। इसी प्रकार से ये जो संवहनीय क्रियाएं हैं, ये संवहनीय ऊर्जा तरंगें हैं, ये चलती रहती हैं और इन्हीं के कारण जो है अंतर्जात बल जो है हमारा उत्पन्न होता है जो पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन लेकर के आता है दोस्तों। अंतर्जात बल क्या है, तो पृथ्वी के आंतरिक भागों से उत्पन्न होने वाले बल को ही हम अंतर्जात बल कहते हैं। यानी पृथ्वी के आंतरिक भागों से जो बल उत्पन्न होगा उसे हम अंतर्जात बल कहेंगे। अंतर्जात बल की क्रिया को भू संचलन कहते हैं। इससे भू संचलन होता है और इससे भूतल पर क्या उत्पन्न होती है, विषमताएं। अभी हमने बात भी की थी, इससे विषमताएं उत्पन्न होगी। विषमताएं मतलब कुछ स्थान ऊंचा हो जाएगा या कुछ स्थान क्या हो जाएगा, नीचा हो जाएगा। ऊंच नीच का भाव ही तो विषमताएं लेकर के आता है ना। तो भूतल पर कहीं पहाड़ हो जाएंगे तो कहीं घाटियां हो जाएंगी। इस प्रकार की जो स्थितियां हैं वो इस बल के कारण बनती हैं। इससे भू आकृतियों का निर्माण होता है, इसलिए इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, निर्माणकारी क्रिया के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो ये जो क्रिया है वो कैसी है, निर्माणकारी क्रिया होती है। अंतर्जात बल को हम दो प्रकार का ले सकते हैं। एक तो आकस्मिक बल यानी जो अचानक से लगता है, इस बल से जो है भूपटल पर जो घटनाएं होंगी वह आकस्मिक होती हैं। जैसे इसके जो परिणाम है भूकंप के रूप में, ज्वालामुखी के रूप में या कई बार भूस्खलन के रूप में भी या अन्य रूपों में हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमें देखिएगा सामान्यतः हमारे सिलेबस के अंदर भूकंप और ज्वालामुखी दे तो नहीं रखे हैं, लेकिन अगर हमें उसको इसी टॉपिक को अगर और डिफाइन करना चाहें तो अलग से हम भूकंप और ज्वालामुखी को भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम उसकी बात भी करेंगे दोस्तों। तो देखिएगा क्या कहा हमने, ये बल कैसे हो सकते हैं। एक तो अंतर्जात बल के अंदर जो पहला प्रकार आता है वो आकस्मिक बल आता है। यहाँ पर जो घटनाएं होंगी वो अचानक से होती है, आकस्मिक होती है। क्या भूकंप धीरे धीरे आता है, क्या नहीं आता। ज्वालामुखी धीरे धीरे आता है, नहीं। भूस्खलन भी जो अचानक से होता है उसमें बहुत सारे वर्षों का समय नहीं लगता। ऐसा ना माने 1 मिनट 2 मिनट या 10 मिनट वाली मैं बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा समय इसमें नहीं लगता। वहीं पर जो पटल विरूपणी बल है यानी पटल का विरूपण होना, ये एक इस प्रकार का बल है जो पृथ्वी के आंतरिक भागों में अत्यंत धीमी गति से होता है और ये क्षैतिज और लंबवत दोनों रूपों में चलता है। क्षैतिज और लंबवत दोनों रूपों में चलता है, जिस पर धरातल में हजारों वर्षों बाद में किसी स्थल रूप का निर्माण होता है दोस्तों। देखिएगा भूकंप या ज्वालामुखी से तो बहुत थोड़े समय के अंदर किसी चीज का निर्माण हो जाएगा, लेकिन पटल विरूपणीय जो बल है उससे जो निर्माण होगा वो बहुत सालों के बाद में होता है दोस्तों। तो समझ लीजिएगा, एक बार वापस दोहरा देता हूं कि अंतर्जात जो बल है पृथ्वी के आंतरिक भागों में, हमने कहा अभी प्लास्टिक दुर्बल मंडल से जो ऊर्जा की संवहनीय तरंगें निकलती हैं, तापीय तरंगें निकलती हैं, उनसे जो प्रभाव पड़ता है उसे ही हम अंतर्जात बल के नाम से जानते हैं। इससे भूसंचलन की क्रिया होती है, इसे हम भूसंचलन भी कहते हैं। इससे जो है पृथ्वी तल के ऊपर, भूतल के ऊपर विषमताएं उत्पन्न होती हैं और इनसे देखिएगा अधिकतर भू आकृतियों का निर्माण होता है, ये आकृतियों का निर्माण करती हैं, इसलिए हम इसे एक निर्माणकारी क्रिया मान करके चलते हैं दोस्तों। अंतर्जात बल है दो प्रकार का हुआ, आकस्मिक बल हुआ और पटल विरूपणी बल हुआ दोस्तों। आकस्मिक बल जो अचानक से होता है उसमें तुरंत निर्माण हो जाता है, बहुत कम समय लगता है अनुपातिक रूप से, जबकि पटल विरूपणी जो बल है वो बहुत लंबे समय में जाकर के परिणाम लेकर के आता है दोस्तों। आगे हम बात कर लेते हैं बहिर्जात बल की। बहिर्जात बल तो देखिएगा बहिर्जात बल कौन सा होता है, पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होने वाले बल को बहिर्जात बल कहते हैं दोस्तों। देखिएगा ये हमारी पृथ्वी है और अगर पृथ्वी के आंतरिक भागों में यहाँ 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 कहीं पर भी अगर बल उत्पन्न होता है तो उसे अंतर्जात बल कहेंगे। लेकिन पृथ्वी की सतह पर यानी बाहर कहीं पर भी कोई बल उत्पन्न होता है तो उसे हम बहिर्जात बल कहते हैं दोस्तों। सतह से नीचे है तो अंतर्जात है, सतह से ऊपर है तो वो बहिर्जात बल कहलाता है दोस्तों। और बहिर्जात बल की जो क्रिया होती है उसे हम अनाच्छादन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, अनाच्छादन कहते हैं। इससे जो क्रिया होती है वो काटने छांटने की होती है दोस्तों। इससे कौन सी क्रिया होती है, काटने छांटने की क्रिया होती है दोस्तों। देखिएगा जिस प्रकार से मान लीजिए कि पृथ्वी स्थल पर कोई पर्वत है या कोई पठार हो गया, इस प्रकार की कोई आकृति है दोस्तों, तो देखिएगा ये इसके ऊपर चट्टानें हैं, तो देखिए ताप जब होगा तो चट्टानें क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी, और जैसे ठंड आती हैं तो वापस सिकुड़ती हैं। तो इस प्रकार से
चट्टानें टूट जाती हैं और टूट करके या तो वहीं गिर जाएंगी या स्थानांतरित हो जाएंगी, उसके आकार में परिवर्तन हो गया, तो इसे हम परिवर्तनकारी बाह्य शक्तियों के रूप में देखते हैं दोस्तों। इसके अलावा ताप है और जल है और इसके अलावा वायु है, ये सारी जो चीजें हैं वो बहिर्जात बल के रूप में प्रभाव डालने का कार्य करती हैं दोस्तों। इन बलों से जो क्रिया होती है उसे हम समतलीकरण कहते हैं, क्योंकि इनसे जो होगा वो क्या होगा, समतलीकरण होगा। मान लीजिएगा कहीं गर्त बना हुआ है तो इसी पर्वत की जो चीजें हैं वो यहाँ पर जमा होने लग जाती है दोस्तों। जितनी भी अवशिष्ट प्रकार की जो संरचनाएं हैं वो इसी से हुई हैं दोस्तों, और ये विनाशकारी भी कहलाएंगे दोस्तों। जहां पर अंतर्जात बल निर्माणकारी होता है वहीं बहिर्जात जो बल है वो विनाशकारी बल माना जाता है, क्योंकि इससे चीजें टूटती हैं और बिखरती हैं दोस्तों। तो इन बलों से समतलीकरण होता है, जिसके लिए अपर्दन और अनाच्छादन की प्रक्रिया होती है। इसके जो मुख्य स्रोत हैं वो होते हैं जल है, पवन है, हिमानी है, ये जो चीजें हैं वो मुख्यतः इसके ऊपर प्रभाव डालती हैं दोस्तों। इसे भूमि का विघर्षण बल भी कहते हैं दोस्तों। इसे हम क्या कहते हैं, भूमि का विघर्षण बल भी कहते हैं। इसमें कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं दोस्तों, इसमें देखिएगा अपक्षय होता है। अपक्षय क्या होता है, एक स्थितिज प्रक्रम है। स्थितिज का मतलब क्या हुआ, देखिएगा जैसे ये पर्वत है तो यहीं पर इसकी जो चीजें हैं वो टूट करके यहीं गिर जाएंगी, यहीं जमा हो जाती हैं, यानी विखंडन को हम क्या कहते हैं, स्थितिज प्रक्रम के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो अपक्षय क्या होता है, एक स्थितिज प्रक्रम है, इसमें विखंडन होता है, और इसमें जो आपको याद रखना है कि इसमें जो विखंडित पदार्थ होगा, अपक्षय में जो विखंडित पदार्थ होगा वो बहुत अधिक दूर तक नहीं जाता, विस्थापित नहीं होता, इसको समझ लीजिएगा। इसमें परिवहन नहीं होता। एक चीज याद रखेंगे, इसमें किसी प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ तो वो अपक्षय है। अगर उसमें ट्रांसपोर्टेशन हो गया, उसमें जो है स्थानांतरण हो गया, परिवहन हो गया, तो वही क्या कहलाएगा, वही अपर्दन के रूप में जाना जाता है। तो अपक्षय जहां स्थितिक है वहीं पर ये गतिशील प्रक्रम है। इसमें विखंडन और परिवहन जो है वो दोनों चीजें शामिल हुआ करती है दोस्तों। आगे हम बात करें बहिर्जात बल से किस चीजों का निर्माण होता है, तो इससे देखिएगा नदी घाटी का निर्माण होता है, गोर्ज का निर्माण होता है, कैनियन का निर्माण होता है, लटकती घाटियां बनती हैं, डेल्टा है, इसके अलावा लोएस हैं, इन और अन्य अवशिष्ट आकृतियों का निर्माण होता है। देखिएगा नदी घाटी जब ऊंचाई से गिरती हैं या वो अपने रास्ते बदलती हैं तो फिर उसमें कई बार आई आकार की घाटी भी बनती हैं, वी आकार की घाटी भी बनती है, गोर्ज भी बनते हैं, हिमानियों के कारण यू आकार की घाटी भी बनती है दोस्तों। इसके अलावा देखिएगा लटकती घाटियां भी बनती हैं जब नदी अपने रास्ते से ऐसे बह रही है और अगर ढाल कम हो जाए तो मुहाने पर जाकर के वो इस प्रकार से फैल जाती है दोस्तों। तो इस प्रकार से फैलने से ये जो डेल्टा के आकार की यानी त्रिभुज के आकार की ये जो आकृति बनती है इसे हम डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। लोयस जो है वो देखिएगा वायु अपर्दन के द्वारा जब मिट्टी जमा होकर के कोई पठार बनता है तो उसे हम लोयस पठार के नाम से जानते हैं, ये इसी क्रिया के द्वारा होता है। इसके अलावा और बहुत सारी अवशिष्ट आकृतियां हैं जो इसके द्वारा बनती हैं दोस्तों। आगे हम बात करते हैं अपक्षय की थोड़ी डिटेल के अंदर। तो यह जो है वो किससे किससे होता है, तो वो ताप से होता है, जल से होता है, वायु से होता है और प्राणियों से भी होता है दोस्तों। ये प्राणियों के द्वारा भी किया जा सकता है। यांत्रिक और रासायनिक परिवर्तनों से चट्टानें अपने ही स्थान पर टूट फूट होती रहती हैं। कारकों के आधार पर अपक्षय जो है वो 3 प्रकार से होता है दोस्तों। हमने कहा चट्टानों का टूटना, तो देखिएगा ताप के द्वारा भी टूट सकती हैं, जल से भी, वायु से भी, इसके अलावा प्राणी भी देखिएगा बम लगा करके भी तो तोड़ सकते हैं ना। तो अपक्षय जो है वो कई प्रकार से होता है। 3 प्रकार मुख्य मानते हैं, भौतिक या फिर यांत्रिक। इसमें जो है देखिएगा कौन सा हुआ, ताप हो गया, दाब हो गया और घर्षण से जो अपक्षय होता है उसे कहते हैं हम। दूसरा रासायनिक। रासायनिक के अंदर रासायनिक क्रियाओं के द्वारा, ऑक्सीकरण के द्वारा, अपचयन के द्वारा, कार्बनीकरण के द्वारा या जल योजन से जो अपक्षय होता है उसे रासायनिक अपक्षय कहते हैं हम। इसके अलावा प्राणियों से भी होता है, वनस्पतियों के द्वारा है, जीवों के द्वारा है। इनके क्रियाकलापों से अगर कोई अपक्षय होता है तो हम उसे प्राणी अपक्षय के अंतर्गत लेकर के चलते हैं दोस्तों। आगे अपर्दन की बात करें। अपर्दन क्या था, हमने अभी बात भी की थी। अपक्षय तो होता है चीजों का टूटना जिसमें ट्रांसपोर्टेशन शामिल नहीं था, परिवहन शामिल नहीं था। अगर वही चीजें परिवहित हो गई हैं तो वो अपर्दन के अंतर्गत आती है। विघटित और वियोजित पदार्थों के अन्य स्थानांतरण की प्रक्रिया को ही हम अपर्दन कहते हैं। जैसे वायु अपर्दन है, जल अपर्दन है, ये अपर्दन इनके द्वारा होता है। ये अपर्दन किन प्रक्रियाओं से होता है, तो इनमें सबसे पहले हम लेते हैं अपघर्षण। अपघर्षण को देखें, इसमें देखिएगा जल प्रवाह क्या करता है, कंकड़, पत्थर, बालू आदि से
तल और किनारों को क्षरित करता रहता है। देखिएगा कोई, देखिए अगर नदी बह रही है, नहर बह रही है, तो वो क्या करेगी, उसमें अगर कोई कंकड़ बालू पत्थर है तो वो आसपास के किनारों को और भूमि के अंदर वाले भाग को भी तोड़ती रहती है। इसके अलावा सन्नी घर्षण, सन्नी घर्षण में क्या होगा, जब ये जो कंकड़ पत्थर बह रही हैं जिन्हें हम बोझिल पदार्थ कहते हैं, ये भी तो आपस में घर्षण करके क्या करेंगे, टूट जाएंगे। तो इस प्रक्रिया को सन्नी घर्षण भी कहते हैं दोस्तों। आगे हम देखें संक्षारण। संक्षारण क्या हो गया, जो केमिकल रिएक्शन के कारण हुआ, ज्यादातर घुलनशील चट्टानों का जो जल क्रिया के द्वारा घुलकर चट्टानों से अलग होने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। यानी जल के कारण जो चीज हुई, जल की क्रिया के कारण घुलकर चट्टानें अलग हो गई, तो ऐसी प्रक्रिया को संक्षारण के नाम से जानते हैं। जल प्रवाह, जल जब तेज गति से बहता है तो भी चट्टानों में टूट फूट होती है, जैसे कि लहरें हैं, हिमानियां हैं और नदियां जो अपक्षय लेकर के आती हैं दोस्तों। उत्पाटन जो है वो हिमानी क्षेत्रों से संबंधित है। हिमानी यानी ग्लेशियर की अपनी बात कर रहे हैं। जलदाब से भी चट्टानों में अपर्दन होता है। ये सागरीय जो तरंगे हैं उनके कारण जो है जलदाब उत्पन्न होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी पृथ्वी सतह पर परिवर्तनकारी शक्तियां, आंतरिक और बाह्य बल के रूप में हमने इनको देखा। लगभग हमारी बातें यहाँ पूरी हो चुकी हैं। फिर भी जो अंदर की बात, अंतर्जात बल की अपने बात और करें और गहराई में जाना चाहें तो अगली क्लास में हम भूकंप और ज्वालामुखी को भी देख लेंगे दोस्तों। भूकंप और ज्वालामुखी की भी बात अपने करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम भूकंप और ज्वालामुखी को पढ़ेंगे। अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, अगर आप SST के टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, 12 यूनिट्स के टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं आपके लिए, बिल्कुल फ्री हैं। तो आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना दोस्तों। हमेशा की तरह हमारी क्लास की PDF जो है वो आपको मिल जाएगी हमारे या तो टेलीग्राम चैनल पर या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, दोनों से ही आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, कुछ आपने नया सीखा हो, तो दोस्तों के साथ में शेयर कर देना और लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए हैं और अगर आप सिलेबस को पूरा करना चाहते हैं, सिलेबस आपको अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ताकि क्लास आते ही तुरंत प्रभाव से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए दोस्तों। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।